मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। नियमों का पालन करते रहिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। इन्हीं उम्मीदों से और इन्हीं शुभकामनाओं से आज शुरू करते हैं। तो दो वीडियोस के अंदर हमने रिलेशंस की डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। आज भी उसी सीरीज में हम रिलेशंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कल एक बच्चे ने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि सर एक क्वेश्चन आप जरूर कराना कि रिलेशन है बिटवीन टू एलिमेंट्स की बजाय बिटवीन टू लाइंस। रिलेशन चैप्टर है तो रिलेशन है बिटवीन टू लाइन L1 एंड L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये बच्चे ने विशेष तौर पर कमेंट में बोला था मुझे। तो L1 और L2 के बीच में L1 परपेंडिकुलर टू L2 और L1 और L2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ लाइंस। तो देखिएगा बेटे, इसमें सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी कि L1 does not belongs to the above said relations. For all L1 belongs to set of lines. उसका कारण कभी भी परपेंडिकुलर अगर हमें दो लाइनें करनी है, सेम लाइनें करनी है तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे दूसरी एक्स्ट्रा लाइन चाहिएगी परपेंडिकुलर के लिए। यानी आप इसे यूं लिखेंगे कि सेम लाइंस, तो सेम लाइंस कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कि एक जैसी लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होती। मान लो आपने एक लाइन ये खींची और दूसरी लाइन फिर से ऐसे ही खींच दी, तो वो लाइन उस पर परपेंडिकुलर नहीं होगी, वो कोइंसिडेंट हो जाएगी, उसी में समा जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो उम्मीद करता हूं उस बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया कि एक जैसी लाइनें कभी भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगी। सिमेट्रिक है या नहीं है, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा कि यस सर सिमेट्रिक तो है। कि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो वो इंप्लीफाई करेगा, गारंटी देगा 100% कि L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर रहे। फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ लाइंस। सभी लाइनों के लिए अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन पहली लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। कैसे? लाइक दिस डायग्राम से आप देखिए कि अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन अगर L2 है तो L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पर परपेंडिकुलर है। तो इट मींस R इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन कैसी हो गई? एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। क्लियर हो गई? तो रीजन कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन 100% सिमेट्रिक है। पर क्या रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, ये आइए देखते हैं। रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, 3 पॉइंट हमें चेक करने होते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। कि इफ L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर है एंड L2 अगर परपेंडिकुलर है L3 पर, then L1 can never be perpendicular to L3 for all L1, L2, L3 belongs to set of lines in a plane। याद रखिए स्पेस में होगा तो बन जाएगा, पर प्लेन पे जैसे ये एक सरफेस है, इस प्लेन के ऊपर ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन, जैसे ये L1 है और ये L2 है, L2 L1 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर भी परपेंडिकुलर है। तो आपने देखा कि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल हो जाएगी। डायग्राम से भी ये बात हमने क्लियर कर दी। तो अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है बेटे, तो L2 L3 पर परपेंडिकुलर है तो L1 कभी भी L3 पर परपेंडिकुलर नहीं होगी। याद रखिए किसमें? प्लेन के अंदर। पर अगर वहां पर स्पेस आ जाएगा तो फिर आप एक कोने के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि जहां पर एक कोने के ऊपर 3 लाइनें मिलती है ठीक इस तरह से, तो फिर परपेंडिकुलरिटी बन जाएगी, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये रिलेशन क्या है? R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गई,
ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गई, परंतु ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। आई थिंक वो क्यूरी खत्म हो गई होगी। फिर भी ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। फिर एक बच्चे ने और एक सवाल किया था कि सर आपसे एक क्वेश्चन है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बच्चे ने पूछा था कि सर अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो उसके लिए कोई स्पेशल नाम है? तो जी हाँ, उसके लिए स्पेशल नाम होता है बेटे पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन उसे हम बोलते हैं जिसके अंदर ये गुण होता है। सिमेट्रिक की बजाय एंटी सिमेट्रिक जब हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। और अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आप जानते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। तो आइए इसी कड़ी में और क्वेश्चंस लेते हैं। एक बच्चे ने और एक सवाल पूछा था, उससे पहले डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इक्विवेलेंस क्लास क्या है। देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या है, अ सबसेट ऑफ रिलेशन आर रिटन as, for example x belongs to set x such that x are a where a belongs to set x। वो a उस रिलेशन से बिलोंग करता है, हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं और ये पार्टीशन में बनती है। पार्टीशंस में छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बनाएंगे अभी। यानी पर्टिकुलर कोई एलिमेंट जब किसी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है तो हम उसके अनुसार जो पॉइंट लिखते हैं वो हमारे लिए इक्विवेलेंस क्लास का काम करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से इस क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे कि एक सेट है, आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी होगा। ए एक सेट है जिसमें 0 से लेके 12 तक एलिमेंट है और रिलेशन है बिटवीन टू एलिमेंट ए एंड बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। और a और b वो एलिमेंट है जो आपके इंटीजर्स हैं और सेट a से बिलोंग भी करते हैं। तो पहले तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंस क्लास साबित करना होता है। जब हम इक्विवेलेंस, और हम यहां पर लिख देते हैं कि आप निकालिए कि 4 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, या मैं 2 के लिए लिख देता हूं कि 2 की इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगी। इस तरह के पार्टीशंस बनते हैं इक्विवेलेंस क्लास के लिए, खास तौर पे सिंबल होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना होता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब आपको पता है कि अगर आप सेम नंबर रखेंगे ए तो वो रिलेशन से बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जेड, उन सभी इंटीजर्स से करेंगे जो सेट ए से बिलोंग कर, सॉरी जेड से बिलोंग करते हैं। कैसे, दैट इज a माइनस ए का मॉडुलस। अब a माइनस ए का मॉडुलस क्या हो गया, 0, और यू नो 0 इज डिविजिबल बाय 4 है, 4 0 0 डिविजिबल बाय 4। तो जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं सेम 5 5 6 6 7 7, तो सब में क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन इस रूल रेगुलेशंस को क्लियर कर रही है, तो रिफ्लेक्सिव होगी। अब बात आती है कि क्या ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि इफ ए और बी अगर मेरे रिलेशन से बिलोंग करे, मतलब अगर a माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 4 होता है, देन b माइनस a का मॉडुलस क्या बनेगा, वो नेगेटिव होगा a माइनस बी के मॉडुलस के। अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ a माइनस बी का मॉडुलस। और इसे कैसे लिखा जा सकता है, -1 का मॉडुलस
और a माइनस बी का मॉडुलस। इस तरह से लिख सकते हैं, नेगेटिव a का मॉडुलस और a माइनस बी का मॉडुलस। तो -1 का मॉडुलस क्या हो गया, इसका मतलब b माइनस a का मॉडुलस क्या बन गया वापस 1 इंटू a माइनस बी का मॉडुलस। कहने का मतलब a माइनस बी का ही मॉडुलस है, तो इसका मतलब ये दोनों ही सेम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो देयरफॉर b और a ये इंप्लीफाई कर गया, b और a बिलोंग करेगा रिलेशन से फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब b माइनस a b किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया, r इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इसका ट्रांजिटिव वाला पार्ट आता है। ट्रांजिटिव है कि नहीं ये आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसकी अटेम्पटेशन अच्छे से चेक होती है कि ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग करता तो क्या बनता, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, ऐसे लिखा जाता। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं और दूसरे शब्दों में कि बेटे a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 4 का कोई मल्टीपल होगा, तो से 4m, 4 1 2 3 4 किसी पे तो टेबल जाएगी, तो इसका मतलब a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 4m के बराबर होगा। दैट्स व्हाई a माइनस बी का जो मॉडुलस है उसे आप क्या लिख सकते हो, सॉरी मॉडुलस के साइन को अगर हटा देंगे तो a माइनस बी जो है इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 4m के, मॉडुलस का साइन अगर हटेगा। तो अगर मैं a और b को रिलेशन से बिलोंग कराता हूं तो a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो किससे 4 से अगर डिवाइड हुआ तो a माइनस बी इक्वल टू होगा प्लस माइनस 4m के। और अगर b और c रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब b माइनस c का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 4। तो ऐसे में क्या लिखेंगे, ठीक इसी तरह से b माइनस c जो है वो प्लस माइनस 4 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं, से n ले लेते हैं, ये नंबर 2 हो गया। अगर a और b और b और c जैसा कि दो केस हम लेते हैं तो हमें चेक करना होता है कि a और c उस रिलेशन से बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं ऐड कर देता हूं बेटे 1 और 2, एडिंग क्लियर हो गया होगा। a माइनस बी का मॉडुलस 4m, तो ऐसे में प्लस माइनस और ठीक यहां पर भी प्लस माइनस। यहां पर m और n क्या है, स्केलर नंबर है जो टेबल पे काम करते हैं, मल्टीपल्स हैं। एडिंग 1 एंड 2, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस c, और दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m और 4n, या यू कैन से प्लस माइनस 4 इंटू m प्लस n, और यहां b से b कैंसिल। तो इन दैट सिचुएशन a माइनस c का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल आपका बन जाएगा, a माइनस c का जो मॉडुलस है वो आपका बन जाएगा 4 इंटू m प्लस n। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कीमत आपकी बनेगी, देयरफॉर a माइनस c का मॉडुलस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 for all a b c belongs to set of integers। तो इसका अर्थ क्या हो गया, r is ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि रूल हमारा क्लियर हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी थी, हमने देखा पहले सिमेट्रिक भी थी, और अब हमने देखा कि रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस। परंतु जिसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था वो था इक्विवेलेंस क्लास, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास हमारे को निकालनी है। तो जरा देखिएगा 2 की इक्विवेलेंस क्लास किस प्रकार से निकलेगी बेटे। मैं मान लेता हूं कि लेट x be the equivalence क्लास ऑफ 2। इसका मतलब ये हुआ कि x r2 लिखना है, मतलब दैट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज
डिविजिबल यानी वो कौन सा नंबर है जिसमें से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। तो x माइनस 2 का मॉडुलस डिविजिबल बाय 4, और यहां से वो नंबर हमें लेना, बिकॉज सेट ए से हमें लेना था। तो इसका मतलब x माइनस 2 का मॉडुलस किसके बराबर हो गया? वो 0 के बराबर हो गया, क्योंकि 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं इसमें? 0 है या 4 है या 8 है या 12 है। तो ऐसी सिचुएशन में x माइनस 2 किसके बराबर हुआ? या तो वो 0 के बराबर हुआ, क्योंकि मॉडुलस का साइन हटा रहे हो तो 0 लिखोगे, प्लस माइनस 4 लिखोगे, प्लस माइनस 8 लिखोगे और प्लस माइनस 12 लिखोगे। तो इससे x की क्या क्या वैल्यू आई? एक तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। नेगेटिव आप छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप माइनस 4 लेते हैं और प्लस 2 करते हैं तो माइनस 2 आएगी, वो तो आपके पास सेट में ही मौजूद नहीं है। या अगर आप माइनस 8 लेते हैं तो माइनस 6 बचेगा, माइनस 12 लेते हैं तो आपके पास माइनस 10 बचेगा, वो तो नंबर ही नहीं है। और ये जो नंबर है 14, ये 14 भी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 14 जो है वो सेट ए के अंदर क्या नहीं है ही नहीं, हमारे पास 12 तक की एलिमेंट है। तो इसका मतलब x किसके बराबर आ गया? 2, 6 और 10। तो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, क्या क्या आ गई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2? वो आ गए 2, 6 और 10। यानी ये वो 3 नंबर हैं जब इनके अंदर से 2 माइनस किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो 100% किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। ये मीनिंग होता है इक्विवेलेंस क्लास का, कि पर्टिकुलर कोई एलिमेंट दिया जाता है और उससे हम कोरिलेट करके सारी बातें लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि मेरी इक्वेशन है y = 5x + 9 और पैरेलल की कंडीशन है और इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है फॉर ऑल लाइंस, तो आप क्या लिखेंगे कि सर पैरेलल में तो स्लोप सेम होता है, तो y = 5x, अब बिकॉज स्लोप सेम था तो x का मल्टीपल सेम रखेंगे और लास्ट की काउंटिंग को आप कुछ भी रख दें, c इज एनी रियल नंबर। तो इन दैट सिचुएशन जो भी लाइनें होंगी वो 100% इसके पैरेलल बनेंगी। बट अगर मैं कंडीशन डाल देता कि जो आपका c है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए, और वो c एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो फिर आप क्या करते? 1 रखते, 2 रखते, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वो कुछ चुनिंदा लाइनें हो जाती जो हमारी उस इक्विवेलेंस क्लास को कोरिलेट कर रही थी। यानी इक्विवेलेंस क्लास का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर केस को हम जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो हमारी इक्विवेलेंस क्लास का काम करता है। इसलिए मैंने वहां पर सबसेट का शब्द इस्तेमाल किया जो इक्विवेलेंस क्लास से रिलेट करेगा। तो एक ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बच्चों ने स्पेशली कहा था कि सर ये जरूर करा दीजिएगा। मॉडुलस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में आते हैं। एक रिलेशन है बिटवीन टू एलिमेंट a and b such that a² + b² is equal to 1, और a और b जो है वो रियल नंबर है। तो बच्चों ने पूछा था कि सर कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकती है? तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है तो अगर हमारा कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर डिफाइन नहीं हुआ तीनों में से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से, तो हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। तो जरा देखिए बेटे, ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक जैसे एलिमेंट इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। कारण दैट इज हर बार a² + a² कभी भी एक नहीं होता है, यानी 2a² जो होता है वो हर बार एक नहीं होता है। कारण, अब मान लीजिए आपने लिया 1 1, अब 1 1 क्या रिलेशन से बिलोंग करता? क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता? ना, नहीं होता भाई। वो केवल दो नंबरों पे ही काम करता है, +-1/√2 वो होता तो दो बात साबित भी हो जाती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्या है? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक हमारी गड़बड़ हो गई है 3 में से। तो दैट्स व्हाई वी कैन से R इज नॉट
इक्विवेलेंस, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो एक ये क्वेश्चन हमारे लिए था जो बच्चे ने पूछा था। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो रिलेशंस के मेन क्वेश्चनों में इंक्लूड है। एक बड़ी अच्छी थ्योरम पेपर में पूछी जाती है कि इफ R1 एंड R2, ये एनसीईआरटी में है, R2 इक्विवेलेंस, if R1 and R2 are two equivalence relation, then prove that R1 intersection R2 is also equivalence. One of the most important theorem in your book. तो जरा देखिए कैसे करेंगे आप। यहां पर मैंने दिया कि R1 और R2 दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिलेशन है। तो पहला पॉइंट तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या एक रिलेशन होगा। देखिएगा, सिंस R1 इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, प्लीज देखिएगा। R1 क्या होगा, एक सबसेट होगा A क्रॉस A का। मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है रिलेशन, तो दैट्स व्हाई R1 एक सबसेट होगा A क्रॉस A का। इसके अलावा R2 सिमिलरली, R2 भी क्या होगा, इज ए सबसेट होगा A क्रॉस A का, बिकॉज R2 भी तो एक रिलेशन थी। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 R1 इंटरसेक्शन R2 अगर यहां से लिया जाए तो A क्रॉस A का सबसेट क्या बनेगा, वो तो A क्रॉस A ही बन जाएगा इंटरसेक्शन। तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इससे एक बात साबित हुई केवल कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिलेशन, कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, एक रिलेशन। तो अगर R1 एक रिलेशन है और R2 एक रिलेशन है तो R1 इंटरसेक्शन R2 एक रिलेशन होगा। पहला पॉइंट ये हो गया हमारा क्लियर। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या ये हमारी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी या नहीं बनेगी। यहां तक आपके मन में कोई बात हो तो जरा देखिएगा। अब बात आती है कि क्या ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगी। रिफ्लेक्सिव, देखिएगा, AA एक जैसे एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करते थे, R1 के अंदर, एंड एक जैसे एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करते थे, R2 के अंदर। कारण आपको बताया मैंने कि R1 और R2 क्या है, इक्विवेलेंस, और अगर वो इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, और अगर रिफ्लेक्सिव है तो सेम एलिमेंट उनके अंदर रहे होंगे। तो AA डज बिलोंग्स टू R1 और AA डज बिलोंग्स टू R2 एज R1 एंड R2 are equivalence, तो therefore must be reflexive, must be reflexive। अगर एक जैसे एलिमेंट R1 में रहे होंगे, एक जैसे एलिमेंट R2 में रहे होंगे, तो उसका कारण मैंने लिखा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है और इस वजह से वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे। तो इसका अर्थ इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, AA, और वो बिलोंग करेगा R1 और इंटरसेक्शन R2 में, और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A कह दीजिए या रियल नंबर का कह दीजिए, ठीक है। तो AA अगर R1 में है और AA अगर R2 में है तो AA क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। इसका अर्थ ये हुआ R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्स। तो पहली बात क्लियर हो गई, क्योंकि अगर बेटे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रही होंगी। रिफ्लेक्सिव रही होंगी तो सेम पेयर R1 में भी रहेंगे और सेम पेयर किस में रहेंगे, R2 में भी रहेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, AA, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, R1 इंटरसेक्शन R2। इस वजह से एक जैसे पेयर अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में चले गए तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगी, 100% रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। अब बात आती है कि क्या ये सिमेट्रिक होगी अथवा नहीं होगी। तो जरा देखिएगा सिमेट्रिक है अथवा नहीं है। अब
हमने माना कि ए बी किसमें है, बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 में, और हम ये वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि BA भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। तो AB अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो क्या इंप्लीफाई होगा कि AB बिलोंग करता है R1 में एंड AB बिलोंग करता है R2 में, और इससे क्या इंप्लीफिकेशन होगा कि सर BA भी बिलोंग करेगा R1 में एंड BA भी बिलोंग करेगा R2 में। रीजन सेम वही, R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस, और अगर वो इक्विवेलेंस हैं तो वो 100% सिमेट्रिक रहे होंगे, और सिमेट्रिक रहे होंगे तो उनके रिवर्स भी उनके रिलेशंस में आए होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, BA, और वो किस में चला गया, R1 इंटरसेक्शन R2। तो मैंने क्या लिया था, AB, और मैंने क्या प्रूव कर दिया एम्प्लीफाई में, BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो इसका अर्थ क्या हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जरा देखिएगा कि क्या ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगी या नहीं होगी। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव ये रिलेशन होगी बेटे, देखिए किस तरह से ट्रांजिटिव। इफ A और B बिलोंग करते हैं, मान लेता हूं मैं R1 इंटरसेक्शन R2 से, एंड B और C अगर बिलोंग करते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या A और C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो आइए इस चीज को अच्छे से समझते हैं, इसका मीनिंग लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या बनता कि सर AB belongs to R1 and AB belongs to R2 also, या and like this, and BC belongs to R1 and BC belongs to R2। ये इनका मीनिंग बन गया कि AB अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो AB R1 में भी है, AB R2 में भी है, BC R1 में भी है, BC R2 में भी है। तो इनको अलग अलग कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि AB belongs to R1 and BC belongs to R1 and AB belongs to R2 and BC belongs to R2। BC belongs to R2। That's why you can say कि AC क्या होगा, बिलोंग करेगा R1 में। AB अगर R1 में है, BC R1 में, बिकॉज R1 तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन थी, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव थी, तो AC उसके अंदर था। एंड ठीक इसी तरह से AC किसमें होगा, belongs to R2, because AB अगर R1 R2 में है और BC भी R2 में, तो AC भी R2 में होगा, because वो रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन रही होगी। रीजन था इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इससे क्या साबित हो गया, आखिरकार हमारा रिजल्टेंट साबित हो गया कि AC, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, AC और AC का, AC बिलोंग्स टू R1 और R2 का इंटरसेक्शन क्या हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2। तो मैंने क्या लिया था, AB और BC तो लिए थे, और क्या प्रूव कर दिया, AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो दैट्स व्हाई R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो इक्विवेलेंस। R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव, तो अब हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी हुआ, और उसके बाद ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसको हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई R1 इंटरसेक्शन R2 एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपका क्वेश्चन था रिलेशंस का। हालांकि इसमें और बहुत से क्वेश्चंस हैं, परंतु वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए क्वेश्चंस हैं। जो रिलेशंस के मेन क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NCERT,
वो आपके सामने थे। फिर भी आपकी अगर कोई क्यूरी रह जाती है तो बाद में क्लास वर्क के तौर पर आपको करा दी जाएगी। होप आपको रिलेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, कोई भी सजेशंस है तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय।